नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, आप सभी को पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता हमारे जीवन में आए और विघ्न सारे हट जाएं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और आज हम यही उम्मीद करते हैं कि गणेश जी हमारे जीवन में आएँ और सारे विघ्न हरते हुए हमारी सारी परेशानियों को, पोर्टफोलियो के लाल निशान को हर के ले जाएं और ग्रीन मार्क हमारे पोर्टफोलियोज में दिखे, यही हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्यूरियस के हेड ऑफ रिसर्च मौलिक पटेल सर। मौलिक सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच हमसे आप जुड़े आज के दिन। पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को और आपको भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मौलिक सर, एक इस समय जो टैरिफ का पूरा खौफ चल रहा है, और ये खौफ आज से नहीं, पिछले एक महीने से चल रहा है इंडियन मार्केट में। पहले हमने गिरते हुए भी देखा, फिर संभलते हुए भी देखा। हमने सभी ने कहा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एंड सब कुछ मार्केट में थोड़ी रिकवरी भी आई। लेकिन आपने अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लेव की थी, जिसमें कि हमने सुना कि आपकी टीम से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी कॉरपोरेट हाउसेज आए थे, बहुत बड़े बड़े इक्विटी के एनालिस्ट वगैरह आए थे। सर, माहौल क्या है? लोगों में डर है? लोगों में एक इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिविटी है क्या? एग्जैक्टली लोगों के टॉप माइंड्स में चल क्या रहा है इस समय? अ, दो तीन चीजें हैं। एक जो आपने टैरिफ का बताया है, डेफिनेटली इट्स एन कंसर्न इन कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल है, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है यूएस के अंदर में। या फिर आप सोचिए कि कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स में, जैसे टाइल्स में हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ कुछ इंडस्ट्री में डेफिनेटली कंसर्न्स हैं, क्योंकि पहले भी 25% टैरिफ था, जैसे कि 25% और बढ़ाने की बात है 27 से, और नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो वो सब इंडस्ट्री के लिए कंसर्न डेफिनेटली है। दूसरा, बट अगर आप देखें सरकार का जो जो एक रिस्पॉन्स है, इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि एक पेशेंस अप्रोच ले रही है। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो प्रेशर में नहीं आ रही हैं, और एक अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने ने चॉकआउट किया हुआ है, उसी के ऊपर वो जा रहे हैं। और उसी के मुताबिक गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें तो, नॉट अभी से नहीं, बट अगर आप 6 महीने पहले की भी बात देखें कि जब बजट आया था, बजट एक पहला सिग्नल था मार्केट के लिए कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कंजम्पशन। उस बजट में कैपेक्स में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था। आपने जो एलोकेशन दिया था गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एग्जेप्शन बढ़ा दिया था, जिसके अंदर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो स्पेंड कर चुके। सेकंड, अगर आप देखते हैं 15 अगस्त की प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, और सब्सिक्वेंटली भी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ जीएसटी में से जो आया हुआ है कि अपना जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज करना है। अगर आप देखते हैं जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में, वी विल हैव इन ओनली टू वेरी स्लैब, 5% एंड 18%। टू स्लैब विल प्रोबेबली मर्ज, विच इज 12% एंड 28%, दोनों में एक में मर्ज हो जाएंगे कहीं पे, और उससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, जिसमें कंजप्शन है, अर्बन कंजप्शन और रूरल कंजप्शन को एक बढ़ावा मिलना चाहिए। सामने ग्लोबल में एक्सपोर्ट के चक्कर में बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, और एक हमारे लिए भी नहीं है। अब बाकी जितने भी एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, कोरिया है, ताइवान है, चाइना है, उनमें भी अनसर्टेनिटी है, उनमें भी टैरिफ की चल ऊपर नीचे होता रहता है। बट यूएस ने कल 50% टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब नहीं कि अपने एक्सपोर्ट बंद हो जाने वाला है यूएस में। वो होता रहेगा, कहीं कहीं पे अच्छा खासा गिरेगा, कहीं पे कम गिरेगा। और ये जो सब डिसीजन है ऊपर के लेवल पे जो लिए जाते हैं, वो कभी भी चेंज भी हो सकते हैं। तो मार्केट ने एक एक फैक्टर करके कंसर्टेनिटी को अभी किया हुआ है। तो मुझे लगता है आगे यहाँ से लेके नेक्स्ट 6 से 9 महीने में जो सेक्टर अच्छा करेंगे, और हम लोग जिसके अंदर में ज्यादा बुलिश हैं, वो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं। कंजप्शन लेड सेक्टर्स will outperform compared to the some of these export sensitive sectors which I mentioned earlier. साइड में रहेगा मार्केट, बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए हमको अर्निंग ग्रोथ चाहिए। 5-6 क्वार्टर से मार्केट का अर्निंग ग्रोथ एक सिंगल डिजिट में ही है, जहाँ पे हम 7%, 8% से अपना मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, जिसमें लार्ज कैप अच्छा कर रहे हैं, फॉलोड बाय द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बहुत वीक है। दूसरा ये लगता है कि लार्ज कैप ही अच्छा करेंगे आगे जाके कंपेयर टू द स्मॉल कैप।
तो लार्ज कैप अच्छा करेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा करेगा। लेकिन मौलिक सर एक चीज़, जितनी भी मेरी फंड मैनेजर से बात हुई, सभी डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ही इस समय फोकस कर रहे हैं, और हमने उसमें से कुछ कुछ सेक्टर्स में बाइंग आते हुए भी देख ली। फॉर एग्जांपल हमने सीमेंट में बाइंग देख ली, हमने वाइट गुड्स के कुछ शेयर्स में बाइंग आते हुए देखी। रीज़न कुछ भी हो कि जीएसटी का एक कट होने का जो अनाउंसमेंट आया था, उसकी वजह से हमने बाइंग आते हुए देखी। एफएमसीजी में हमने चलते हुए देखा, डिफेंसिव बाइंग कुछ हद तक, आई डोंट नो कि आईटी में आई है, क्यों आई है, वो 2000 पॉइंट की जो पिछले 2 वीक में हमने देखी। और बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटो हो गया, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि हमने डोमेस्टिक प्ले देखा। लेकिन जो पिट रहे हैं सेक्टर, उनमें आपने बोला कि सर डिसीजन कभी भी रिवर्स हो सकता है। जिस दिन रिवर्स होगा तो सबसे पहले चलेंगे तो पिटे हुए ही, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा उनको होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे समय देखना, ये अपॉर्चुनिटी टाइम है कि अगर टेक्सटाइल पिट रहा है, या फुटवियर पिट रहा है, श्रिम्प पिट रहा है, या जो भी छोटे छोटे सेक्टर्स पिट रहे हैं, जिस दिन भी ये डिसीजन रिवर्स होगा तो ये शेयर फिर तो 20-20% वाले सर्किट जोन में चले जाएंगे। तो उस समय फिर ये फोमो वाली फीलिंग आएगी, या इनमें अभी कॉशस ही रहना है? देखो, हमारा ये मानना है कि नंबर जितने भी आपने सेक्टर्स बताए हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अलोकेशन रिलेटिवली बहुत कम होता है। हाँ, आई नो। आज अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो सबसे बड़ा जो कंपनी होगा गोकुलदास एक्सपोर्ट होगा, जिसका कुछ मार्केट कैप आई थिंक 10,000 करोड़ के आसपास होगा, या 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास। अब अरविंद लिमिटेड है, वो भी एक 9-10 हज़ार करोड़ के। तो हमारे यहाँ पे सेक्टर में अगर मैं देखूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इन सेक्टर्स में होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है, रादर देन कि जैसे कि क्या है कि आईटी है। अब आईटी का वेट निफ्टी के अंदर में कुछ कितना 10%, 12% कुछ वेट है मेरे ख्याल से। तो आईटी को तो लेना ही है सबको, फंड मैनेजर को। आप अंडरवेट हो सकते हैं बट आप जीरो तो नहीं कर सकते। जितने भी आप फुटवेयर बताया, टेक्सवेयर, टेक्सटाइल बताया, स्विम बताया, वो सब में आप नहीं भी ओन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को तो क्या है कि बेंचमार्क को बीट करना है। हम्म। फिर उनको बेंचमार्क को बीट करना है तो वो वैसे सेक्टर में जो बेंचमार्क में उसी में करेंगे। हाँ, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स हो, आप एचएनआई हो, तो आपको लगता है कि स्टॉक बहुत गिर गए हैं, आपके अर्निंग्स आ चुके हैं 1-2 क्वार्टर के और खराब आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो आप जाके एक बार ले सकते हो कि हाँ, थोड़ा एलोकेशन कर लीजिए आप उसके अंदर में। और अगर रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, वो जोर से, जैसे आपने बताया कि वो सर्किट में ही खुलेंगे। अगर आपको एक, बट अभी क्या है कि अभी तो टैरिफ लगा हुआ है, उसका इफेक्ट होते हुए आपको Q2 में दिखेगा, Q3 में दिखेगा। मुझे जितना लग रहा है रिलीफ आएगा तो इमीडिएटली नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। अगर आपको बहुत ही ये है तो आप पूरा एलोकेशन मत कीजिए, थोड़े, अगर आपको 100 रुपये का एलोकेशन करना है पर्टिकुलर टेक्सटाइल कंपनी के अंदर में, तो आप 20-25 रुपये का अभी लीजिए। 20-25 रुपये का माल अगर जब आपको प्राइस गिरता हुआ है, तब लीजिए। वैसे करके स्टैगर्ड अप्रोच कीजिए, जिसका आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट इट इज टुडे, एंड यू, आप ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रैप में फंस जाए फिर। सर एक चीज़ जो कि मेरी कुछ फंड मैनेजर्स से जो बात हुई, उनका एक कंसर्न ये भी है कि ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, यहाँ पर हमारे बहुत लोग हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, और अगर नौकरियाँ गईं तो उसका जो एक स्पाइरल इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। शायद गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर $10 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जाती है हमारे हाथ से, तो एकदम से हम 10 बिलियन को ऑफसेट शायद ना कर पाएँ? भले ही हमने जीएसटी रेट कट कर लें, हम उनको कॉटन पर, रॉ कॉटन पर उनकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर दें, लेकिन ये मार्जिन सेविंग है। अगर मेरी पॉकेट में पैसे ही नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, तो मैं वो चीज़ अगर 50 रुपये की कोई दे भी रहा है तो मैं 50 रुपये की भी क्या खरीदूंगा? तो ये वही सिचुएशन एराइज होगी, या हम इसको भी जीत जाएंगे, हम इसको कोविड की तरह जीत जाएंगे? आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आप एक्सपोर्ट किसी और कॉन्टिनेंट में, जैसे कि यूरोप के साथ, वहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है थोड़ा पार्टली। किसी किसी कंपनी के बहुत सारे आउटसाइड भी फैसिलिटी है, जैसे गोकुलदास जैसे मैंने नाम बताया, उनका ईस्ट अफ्रीका में भी अच्छा खासा फैसिलिटी है, तो वहाँ से कैटर कर सकते हैं ऑर्डर। हाँ, वो आपकी बात सही है कि पर्टिकुलरली यूएस में जो एक्सपोर्ट है और होम टेक्सटाइल है, वहाँ पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। बट वी विल लिव बाय द डे।
एंड ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा सेक्टर बंद हो जाएगा, बिकॉज यूरोप में है, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, मिडल ईस्ट में करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होता है अपना एक्सपोर्ट। यूएस एक बड़ा मार्केट है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट। एंड जैसे कि हमने जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो जब यूरोप ने डिसाइड किया था कि वो रशिया से ऑयल एंड गैस परचेस नहीं करेगा, तो मार्केट एक बार बहुत पैनिक हो गया था, बट इवेंचुअली मार्केट ने अपना रास्ते निकाल दिए थे। तो मुझे भी लगता है कि इसके अंदर में यहाँ से मार्केट थोड़ा रास्ता निकालेगा, बट हाँ, नियर टर्म में थोड़ा पेन है, और वो आप संभाल लेंगे तो फिर आगे जाके अच्छा टाइम आएगा। सर अगर मैं पूछूं इस समय की जो भी बात हो रही है आपके सर्कल में, तो सिल्वर लाइनिंग इंडिया के मार्केट के लिए क्या होंगी और रेड लाइंस क्या होंगी कि टैरिफ तो ऑफ कोर्स चल ही रहा है, तो किन चीज़ों से आप कंसर्न हैं और किन चीज़ों को आप अपॉर्चुनिटी या सिल्वर लाइनिंग के तौर पर देख रहे हैं? दो तीन चीजें हैं जो सिल्वर लाइन है अपने लिए, जो हम लास्ट कपल ऑफ मंथ से देख रहे हैं। रूरल इनकम एक अच्छा ग्रोथ पे है। एक कोविड टाइम पे एक आया था, उसके बाद आपने देखा था कि रूरल इनकम इंडिया में बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा था। बट अभी लास्ट 6 महीने से रूरल इनकम ग्रोथ अच्छा है। एक रीज़न ये है कि जो माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोविड के टाइम पे, अभी वो पूरा माइग्रेशन हो रहा है। लेबर की शॉर्टेज अभी भी है कहीं कहीं जगह पे, बट बहुत कुछ माइग्रेशन हो चुका है। तो वो जो एक आपका ट्रांसफर होता है अर्बन से रूरल में, तो वो एक है। मॉनसून अच्छा रहा है 2-3 साल से। तो दो तीन चीज़ें हैं। प्लस आपके एमएफआई की क्राइसिस आ गई थी बीच में, लास्ट ईयर में, जो आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक थोड़ा ओवर लिवरेजिंग हो गया था, तो वो भी अभी बिहाइंड है। तो तीन चार चीजें, रूरल इज अ डेफिनेटली सिल्वर लाइनिंग, नंबर वन। नंबर टू, अपना आरबीआई ने, अगर आप देखते हैं कि 100 बिप्स का एक रेट कट अनाउंस किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। एंड ट्रांसमिशन में हमारा मानना है कि जनरली 6 से 9 महीने लगता है। तो आज जब जून में लास्ट रेट कट किया था, एक क्वार्टर और जाने दीजिए, आपका पूरा ट्रांसमिशन हो जाएगा वो। और जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर में जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आपको 6-9 महीने के बाद दिखेगा। और थोड़ा डिमांड वहां से डेफिनेटली निकलेगा। तो एक सेकंड चीज है। थर्ड, एक अपना जो इम्पोर्टेंट सिल्वर लाइनिंग है, ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे हैं। अगर आप देखते हैं, ऑयल प्राइसेस पहले हुआ करते थे, हमारा जो नेट ऑयल इंपोर्ट था, हम लोग एक्सपोर्ट भी कुछ करते हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और हमारा जो था वो जनरली अपना 2.5%, 2.5% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, एवरेज है। कोविड के टाइम पे वो नीचे था एकदम, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस नीचे थे। जब रशिया का वॉर आया तो वो 3% के आसपास चला गया था। वी आर नाउ टू बैक टू अराउंड 2% काइंड ऑफ ए लेवल। सो दैट ऑयल प्राइसेस एक नीचे रहना एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। एक फोर्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि, और एक ट्रेंड अभी से नहीं चल रहा है, लास्ट पोस्ट कोविड चल रहा है। फाइनेंशियल सेविंग इज ट्रांसफर टूवर्ड्स कैपिटल मार्केट। हम देखते हैं कि आज के टाइम पे 28,000 करोड़ का एसआईपी एवरी मंथ, जो पहले के, अगर मैं प्री कोविड की बात करूं तो वो 7-8-6-7 हज़ार करोड़ का था। अभी हम 28,000 करोड़, और ये बढ़ता ही जाएगा। तो फाइनेंशियल सेविंग्स जो पहले बैंक्स में रहते थे, वो बैंक्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है अभी, बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स कैपिटल मार्केट विच इज मच मोर प्रोडक्टिव देन द बैंकिंग सेक्टर वाइज, एंड विच इज एन अ गुड थिंग इन माई व्यू। तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके ऊपर में जो स्टॉक्स हैं, जो थीम्स हैं, जो चार थीम मैंने बताई, आपको बताई, वो सेक्टर्स अच्छे करेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ और लोग थोड़ा परेशान हैं, एक आम आदमी भी। हम देखते हैं कि आए दिनों रिपोर्ट्स आती हैं, जितने भी जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, विदेशी फंड हाउसेज हैं, उनकी इंडिया को लेकर बुलिश रेटिंग रहती है और एफआईज लौटते नहीं हैं। तो सर ये रिपोर्ट पढ़ कौन रहा है, इन पर काम कौन कर रहा है? एफआईज तो अपने ट्रेंड से काम कर रहे हैं। भी एक आप एफआईआई का देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑटो सेक्टर पे बुलिश हैं, सीमेंट पे बुलिश हैं, एनबीएफसी पे बुलिश हैं, बट कैपिटल गुड्स और डिफेंस और बाकी कुछ सेक्टर पे हम लोग अंडरवेट। सिमिलरली एफआईआई का भी एक तरीका होता है, वो एक कंट्री के ऊपर में बुलिश रहते हैं और कभी अंडरवेट जाते हैं। वो क्यों है? वो उनको अगर अर्निंग ग्रोथ दिखता है और सामने एक वैल्यूएशन है। आज के टाइम पे भी अगर हम लोग, इतना खराब टाइम आया लास्ट 1-1.5 साल के अंदर में, जो भी करेक्शन हुआ, हम लोग ऊपर से कितना गिरे, 26,200 गए थे। अभी 24,700 800 कुछ, हम लोग 800 पे लेवल पे बैठे हैं। ऊपर से 10% का करेक्शन नहीं हुआ है मार्केट के अंदर में।
वैल्यूएशन करेक्ट हुए ही नहीं है। थोड़ा जो 23-24 के फॉरवर्ड पे हुए निफ्टी चला गया था वो अभी 21-22 के लेवल पे है। एफआई वापिस तब आएंगे जब इंडिया का फॉरवर्ड पी 16-18 होगा। और बिकॉज क्यों, क्योंकि बाकी के जो मार्केट्स हैं वो सस्ते हैं। हांगकांग सस्ता है, चाइना सस्ता है, साउथ कोरिया उनके लिए सस्ता है। तो बहुत कुछ मार्केट सस्ते हैं। अगर आप एक स्टेटिस्टिक और देखते हैं, अप्रैल से लेके जब हमने मार्च में जब बॉटम बनाया था वहां से लेके अभी भी देखते हैं, इंडियन मार्केट हैज अंडर परफॉर्म्ड द इमर्जिंग मार्केट। तो एफआईआई सही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होता है अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करने का। वो उसके मुताबिक कॉल लेते हैं एंड दे हैव बीन राइट सो फार इन एटलीस्ट इन द लास्ट 6 मंथ। नॉट राइट पहले नहीं थे, 2024 में नहीं थे क्योंकि जब इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा रैली आया था। बट 6 महीने में उनका कॉल सही गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा और चलेगा जब तक एक अर्निंग ग्रोथ वापस नहीं आता है इकोनॉमी के अंदर में। और अर्निंग ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं तो एक 12-13% का अर्निंग ग्रोथ अगर आता है मार्केट के अंदर में तो वो लोग जरूर से वापस आएंगे। और अदरवाइज आपका वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। 17, 18, 19 के पीई पे हम लोग निफ्टी जाना चाहिए तो लोग वो वापस आएंगे। सर लेकिन एक दल ये भी बोलता है कि जो हम आज निफ्टी जो खड़ी है अगर 25,000 के आसपास, तो वो बहुत ज़्यादा शेयरों की वजह से नहीं खड़ी है, वो 5-10 शेयरों की वजह से खड़ी है जो कि जिनके हैवी वेटेज है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस आज भी अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, फॉर एग्जांपल TCS थोड़ा नीचे आया था जब IT इंडेक्स आया था। TCS, इन्फोसिस, मतलब कोई ना कोई जो हैवी वेटेज वाले हैं वो 5-10 स्टॉक उनके थ्रू आपने निफ्टी को एक लेवल पर रखा हुआ है। बाकी अगर आप मिड कैप और दूसरी कैटेगरी में जैसे जैसे आप पेनिट्रेट करेंगे आप अच्छे शेयर्स पर भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाटा पावर, टाटा मोटर्स और बहुत सारे शेयर्स हैं, डिफेंस के हैं, सरकारी बैंक्स हैं, वो आज भी बहुत सारे अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर हैं। तो एफआईज को वो नहीं दिख रही विंडो कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, वो केवल हमारे 10 स्टॉक की वैल्यूएशन के आधार पर 24 के पी मल्टीपल को क्यों देख रहे हैं सर? बट अगर आपका ये इसमें एक है कि हमने एक हमारा रिपोर्ट निकाला था, स्मॉल कैप सस्ता नहीं हुआ है। अब कुछ कुछ मिड कैप हो सकता है, जैसे कि फार्मा के अंदर में कुछ मिड कैप्स थे आपके। आपके कुछ ऑटो के अंदर में जब करेक्शन हुआ तो ऑटो के स्टॉक जैसे बजाज ऑटो था, ऊपर में 12,000 गया था, नीचे में 8,000 आया था। तो उसके अंदर में आप देखो बाइंग हुई है। एनबीएफसी में जब 2024 के अंदर में एक थोड़ा अनसर्टेनिटी का था तो उसमें आए थे, तो वहाँ लेते हैं। बट अगर मार्केट एज ए होल देखेंगे अभी भी स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द हिस्टोरिकली जो उसका लार्ज कैप से जो रिलेशनशिप होता है वहां से एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे भी। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप तो ऐसे भी वो लोग क्या अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं, बट मिड कैप डेफिनेटली देखते हैं। और मिड कैप में जहां जहां पे अर्निंग ग्रोथ या वैल्यूएशन अच्छा होता है वो आते हैं। दूसरा क्या होता है कि उनको लिक्विडिटी चाहिए। जब वो करते हैं कि उनको भी एक अपना एक पोर्टफोलियो है जो MSCI इंडिया के उनका जो बेंचमार्क है उस पे करना होता है। तो उसमें भी हैवी वेट्स जो निफ्टी के अंदर में जो हैवी वेट्स हैं वही वहां पे ही हैं। तो पहले ऐसा होता था कि वो लोग लार्ज कैप बेचते थे और मिड कैप मैनेज नहीं बाइंग करते थे। लेकिन अभी ऐसा ही टाइम आया है कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों सेल कर रहे हैं क्योंकि लार्ज कैप में एंड लार्ज कैप्स आर बेटर टू विथस्टैंड ऑल दोज एक्सटर्नल शॉक्स। उनका एक बैलेंस शीट अच्छा होता है, उनका मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अच्छा होता है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ होता है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। दे कैन कम आउट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी पीरियड एंड दे कैन ग्रो। स्मॉल कैप में हमने देखा है ना कि जब खराब टाइम आता है तो अर्निंग्स भी बहुत जोर से गिरते हैं, बैलेंस शीट एक वीक हो जाती है। तो हमें लगता है अभी भी नेक्स्ट 6 से 9 महीने के लिए लार्ज कैप अच्छा करेंगे, फॉलोड बाय द मिड कैप एंड देन द स्मॉल कैप। ठीक है सर। तो एफ आईज 18 to 19 के पी मल्टीपल का वेट कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि उनको एक अर्निंग ग्रोथ चाहिए जो अभी उन्हें शायद नहीं दिख रही है हमारी कंपनीज़ में। और जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको वहाँ वैल्यूएशन भी दिख रही है, शायद उनको कुछ कुछ पॉकेट्स में ग्रोथ दिख रही है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। ठीक है सर। और बाकी आपने बता ही दिया कि आप
हम एक रिटेलर्स को किस तरह से सोचना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कैटेगरी बनी हुई है उसी हिसाब से अभी भी सोचना है। लार्ज कैप में ही पैसा बनेगा, डोमेस्टिक थीम पर पैसा बनेगा। हम्म। मौलिक सर, आज आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो ये थे मौलिक पटेल सर, जिन्होंने कि बताया कि मार्केट में अभी किस तरह से आपको सोच रखनी है, एफआईज क्यों नहीं लौट रहे इंडियन मार्केट में, और जब वो लौटेंगे तो उसके लिए शर्त क्या है। तो वो शर्त पूरी हुई और एफआईज की वापसी। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।